गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 10 फरवरी 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बोलना चाहूँगा कि हमारी टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लॉन्च कर दी है। जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है वो जाके उसको ज़रूर करें, और अगर आप 2022 के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो। उसके अलावा हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम भी है जहाँ पे हम लोग आपको 1-to-1 और ग्रुप मेंटरशिप यानी कि गाइडेंस देते हैं। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि क्या पढ़ें, कैसा पढ़ें, कितना पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें। तो उसको समझाने के लिए हमारे पास होता है एक मेंटरशिप प्रोग्राम। और हमारा जो टेस्ट सीरीज है ना, इसमें हम लोग 32 टेस्ट ले रहे हैं। इन 32 टेस्ट में जो है हम आपका सी सेट भी कवर करेंगे क्योंकि यहाँ के भी 5 टेस्ट होने वाले हैं। उसके अलावा 5 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, 9 रिवीजन टेस्ट रहेंगे और 13 सेक्शनल टेस्ट रहेंगे। इसमें आपका पूरा सिलेबस जो है कम से कम 3 से 4 बार कवर होने वाला है। आपकी एनसीईआरटी और आपका करंट अफेयर पूरा जो है इसमें इंक्लूड करेंगे। तो कहने का मतलब ये है ना, अगर आपने टेस्ट सीरीज दे लिया और सीरियसली प्रिपेयर करके आपने टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया तो आप ये समझ जाइए कि आपकी तैयारी पूरी तरह से इस एग्ज़ाम के लिए हो जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, टेस्ट के बाद फैकल्टी आपके साथ टेस्ट को डिस्कस भी करने वाली है, यानी कि हर क्वेश्चन के ऊपर डिटेल में चर्चा होगी। तो अगर कोई डाउट रह जाता है तो वहाँ पे जाके भी आप अपने डाउट को क्लियर आराम से कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको बस डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना है और जाके इसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है जी, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की न्यूज़ के ऊपर। वैसे आज कुछ खास हुआ नहीं था, इसलिए कुछ हिस्ट्री से मेरे पास है नहीं आज बताने के लिए स्पेशल डे, लेकिन सीधा शुरुआत ही कर लेते हैं आज। और बहुत सारे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट करते हैं। कल हम लोगों ने एमसीक्यूज़ किए थे, आज उस एमसीक्यूज़ के हम लोग कुछ आंसर करेंगे कि कोई क्या क्या उनके आंसर होने वाले हैं। लेकिन एक बार एक दो न्यूज़ करने के बाद फिर हम लोग एमसीक्यूज़ पे जाएंगे। ठीक है, चलिए न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। तो पहली जो न्यूज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रहेगी न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी के बारे में। एक बहुत ही ज़बरदस्त रिवोल्यूशनाइज्ड और एक लैंडमार्क यहाँ पे डिस्कवरी, डिस्कवरी तो नहीं कहूँगा, एक्सपेरिमेंट कहूँगा, एक्सपेरिमेंट हुआ है। और ये क्या एक्सपेरिमेंट है और आने वाले समय में अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहता है पूरी तरह से तो भैया इस दुनिया में जिस तरह से हम लोग पावर को कंज्यूम करते हैं ना, हम लोग कोल कंज्यूम करते हैं, गैस कंज्यूम करते हैं, मतलब डीजल पेट्रोल वो सब, वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त ये डिस्कवरी है। मतलब क्या ये एक्सपेरिमेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। इंडियाज़ mRNA वैक्सीन, इंडिया की हमारी पहली लोकल देसी कंपनी जो कि mRNA बेस्ड वैक्सीन बना रही है। दोस्तों mRNA बेस्ड जो वैक्सीन होती है ना, ये सबसे बेस्ट वैक्सीन मानी जाती है। ये mRNA बेस्ड वैक्सीन क्या होती है, इसके अलावा वैक्सीन के कितने टाइप होते हैं, 6 टाइप होते हैं वैक्सीन के, वो भी आज आपको मैं इस आर्टिकल में करवाऊंगा। और इंडिया में कौन सी कंपनी है जो ये बना रही है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया टॉपिक है। ठीक है, हाँ मुझे याद है मैंने काफ़ी समय पहले किया था, लेकिन मेरे ख्याल से उस बात को 4-5 महीने हो गए हैं जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ वैक्सीन बताया था। तो जो स्टूडेंट, उसके बाद बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल नया टॉपिक रहेगा ये। मैटरनिटी बेनिफिट टू द वीमेन, ये देखिए वैसे तो रिपीटेड टॉपिक है लेकिन जो लोग स्टूडेंट जो है यहाँ पे नए जुड़े हैं उनके लिए बिल्कुल नया टॉपिक हो जाएगा ये। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर देखें। मैटरनिटी बेनिफिट को लेकर सरकार ने एक अपनी रिपोर्ट, अभी रिपोर्ट इन द सेंस के सरकार ने कुछ बताया है इसके बारे में। तो क्या है पूरा मामला उसको देखेंगे। इंडिया एशियन एफटीए रिव्यू, एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। देखिए पहले ही हम लोग एशियान के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अपना कर चुके हैं, तो उसको रिव्यू करने की बात चल रही है। क्यों चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इंडिया के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बेनिफिट क्या है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। पॉलिटिक्स एंड द सोशल जस्टिस, देखिए आज का ये है एडिटोरियल सेक्शन, लेकिन कोई मतलब खास इन द सेंस कि देखिए जो सोशल जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट है ये तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि सोशल जस्टिस तो हमारे सिलेबस में एज इट इज़ पार्ट भी है हमारा। वो सोशल जस्टिस को हम लोग आज की जो पॉलिटिक्स हो रही है इंडिया में उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से सोशल जस्टिस के लिए काम करती हैं, नहीं करती हैं, सोशल जस्टिस का इंडिया में प्रेजेंटली क्या स्टेटस है, पास्ट में क्या स्टेटस था, उसके बारे में थोड़ा सा इस एडिटोरियल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको जरूर देखें। एफर्ट्स टू कंट्रोल फ्रीडम ऑफ प्रेस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसी गाइडलाइन इशू की हैं और एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि इससे फ्रीडम ऑफ प्रेस पूरी तरह से कर्टेल हो सकती है। पहले ही इंडिया
फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में काफ़ी नीचे रैंक करता है, और इसके बाद तो शायद और भी ज़्यादा नीचे रैंक करेगा। तो ये भी एक आज हमारा एक्सप्लेनर सेक्शन रहने वाला है। तो एक्सप्लेनर में जाके इसको हम लोग देखेंगे, फिर कल वाले एमसीक्यूज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और देन वी हैव सम एडिशनल टॉपिक्स एज वेल। चलिए डिस्कस करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। साइंटिस्ट सेट न्यू रिकॉर्ड इन द न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी क्या होती है? जिसमें आपके हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करते हैं और हीलियम बनाते हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहाँ पे होती है? ये होती है हमारे स्टार्स के बीच में। सन भी तो एक स्टार है ना, तो जितने भी स्टार आपको नज़र आते हैं दुनिया में, हमारी गैलेक्सीज वगैरह में होते हैं, वो सभी के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडस एनर्जी इससे निकलती है। एक एग्जाम्पल से ही आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। देखिए 1 किलोग्राम फ्यूजन फ्यूल से, समझ रहे हो, 1 किलोग्राम फ्यूजन फ्यूल से इतनी एनर्जी निकलती है। कितनी निकलती है? 1 किलोग्राम कोल, 1 किलोग्राम ऑयल और 1 किलोग्राम गैस से 1 मिलियन टाइम्स ज़्यादा। दोस्तों 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के बराबर होता है। आप समझ रहे हो? तो मतलब 10 लाख किलोग्राम ऑफ कोल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूल। सोच सकते हो, इसका 1 किलो और उसका 10 किलो, भैया एक दूसरे बराबर। 10 मिलियन की बात कर रहा है वो, 10 मिलियन मतलब 1 मिलियन होता है 10 लाख का, और इसको जो है 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 लाख किलोग्राम ऑफ कोल इज इक्वल टू, तो कितनी ज़्यादा एनर्जी है यार। आप ये सोच के देख लीजिए कि जितनी एनर्जी आप साल भर में कंज्यूम करते हो, न्यूक्लियर फ्यूजन से आप उतनी ही एनर्जी एक दिन में बना सकते हो। इतनी ज़्यादा ट्रिमेंडस। लेकिन ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस है कि इसको हम लोग लेबोरेटरी में अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डिग्री का टेम्परेचर इसके अंदर होता है। तो लैब के अंदर इसको कंट्रोल करना जो है वो सबसे बड़ा टास्क है। तो साइंटिस्ट लोग जो है लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और अब यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो है उनके साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक तरीका निकाल लिया है जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को हम लोग लेबोरेटरी में प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को वैसे लैब में बना लिया गया है, लेकिन ये ज़्यादा समय के लिए सर्वाइव नहीं करता, 1 2 3 सेकंड के लिए करता है। लेकिन हमें तो लंबे समय के लिए चाहिए ना, वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन यूके के साइंटिस्ट ने अभी ऐसा कहा कि उन्होंने कहा कि हम इसको लंबे समय के लिए भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है दूसरे के कंपैरिजन में, इन द सेंस के यहाँ से पोल्यूशन वगैरह निकलता नहीं है, जीरो के बराबर निकलता है। तो ये जो है थोड़ा सा इन्होंने बोला है। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि 59 मेगा जूल्स जो है सस्टेनेबल एनर्जी जो है इन्होंने प्रोड्यूस की है, फिलहाल जो इनका प्रोग्राम चल रहा है। और इसको बनाने के लिए जो मशीन होती है ना न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को बनाने के लिए, उसको बोलते हैं टोकामाक। ये आपने याद रख लेना है, टोकामाक क्या होता है। ये जो आपको पिक्चर में नजर आ रही है ना, इसी मशीन को जो है टोकाम बोलते हैं। और इसके लिए क्या फ्यूल कौन सा यूज करते हैं? हाइड्रोजन फ्यूल यूज नहीं करते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, एक का नाम है होता है ड्यूटीरियम और एक का नाम होता है ट्रीटियम। तो ये ड्यूटीरियम और ट्रीटियम ये यूज करते हैं हम लोग हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को। ठीक है, तो इस मशीन का जो सेंटर होता है वहां पे ये प्रोड्यूस होता है, इनका फ्यूजन होता है, ये प्लाज्मा स्टेज के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और ये जो बाहर जो दीवारें होती हैं इस मशीन की, ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं और उससे फिर बाद में जो है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसा कुछ सिस्टम होता है, और ये हाईली सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बनी होती हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट अभी ब्रिटेन के अंदर हुआ है, इससे होगा क्या? इससे ये होगा, एक इंटरनेशनल प्रोग्राम भी है जिसे कहा जाता है ITER। अब इस प्रोग्राम को जो है बूस्ट मिलेगा नई टेक्नोलॉजी से। ITER क्या है? इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इंडिया भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। तो इसके अंदर एक्चुअली 7 कंट्रीज हैं, चाइना है, जापान, रशिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनियन विच इज यूरोपियन यूनियन। तो इन्होंने मिलकर फ्रांस के अंदर ये फैसिलिटी बनाई हुई है, जिसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, ताकि न्यूक्लियर फ्यूजन को हम लोग कर सकें। ठीक है, और फ्यूचर में हम लोग इसे बिजली बना सकें बेसिकली। तो सारी जो चीज़ें हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी के लिए हो रही है। तो देखिए अभी तो हमारी जितनी एनर्जी है वो हम लोग कोल से लेते हैं, है ना, या फिर हम लोग गैस वगैरह से लेते हैं, गैस से लेते हैं, ऑयल से लेते हैं।
लेकिन फ्यूचर में अगर न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी से हम लोग बिजली बनाने लगे ना, तो आप ये समझ लीजिए कि भैया सारी समस्याएं हो जाएंगी सोल्व। ना तो आपकी कोल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसके बाद ना ही आपको पेट्रोल की, डीजल की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ें जो हैं इसी से चलना शुरू हो जाएंगी। और क्योंकि ये जो अभी हम लोग गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं तो सब तेल पे चलती है ना, तो फिर भैया वो इलेक्ट्रिक कारें आनी शुरू हो जाएंगी। तो सब लोग इलेक्ट्रिक कार यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक कार चार्ज कहाँ से यूज़, इसको हम लोग करते हैं बैटरी से चार्ज करते हैं। और ये बैटरी में जो बिजली आती है वो अभी कहाँ से आएगी, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से आएगी। तो इसका मतलब इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली क्लीन। तो क्लाइमेट चेंज वाली समस्या है ना, तो फ्यूचर में ये उसका एक बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी बहुत ही ज़्यादा इनिशियल स्टेज में है, अभी इसमें काफ़ी समय लगने वाला है डेफिनेटली। लेकिन जब भी होगा ये इसको हम लोग करके हटेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो यहाँ से, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है वो थोड़ा आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं दोस्तों। इंडियाज mRNA वैक्सीन लाइकली इन अप्रैल। देखिए अभी तक तो इंडिया में जो वैक्सीन बनाई जा रही हैं वो कौन सी कंपनियां बना रही हैं, या तो वो कोविशील्ड बना रही है या फिर वो कोवैक्सीन बना रही है। तो ये जो वैक्सीन बना रही हैं ये जो है हम लोग फॉरेन कंपनीज का हम लोगों ने लाइसेंस लिया हुआ है। लेकिन इंडिया की खुद की एक कंपनी है, पुणे बेस्ड कंपनी है, जिसका नाम है जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स। तो जिनोवा के नाम से बेसिकली इसको जाना जाता है। तो इस वैक्सीन को सरकार ने जो है 130 करोड़ के लगभग फंडिंग दिया था, और इसको कहा था कि भैया आप mRNA बेस्ड वैक्सीन बनाइए। और mRNA बेस्ड वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती हैं, ईजी टू यूज़ होती हैं और काफ़ी ज़्यादा सेफ भी होती हैं। अभी इसके ट्रायल वगैरह चल रहे हैं, तो ट्रायल में तो खैर इसने जो रिजल्ट वगैरह दिखाए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। लेकिन देखना रहेगा कि जब इसको अप्रूव मिलता है कि नहीं मिलता है, वो थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाली बात रहेगी। इंडिया में भी तो हम लोग कोविशील्ड और कोवैक्सीन यूज़ कर रहे हैं और 90% इंडियंस को यही दिया गया है। लेकिन ओवरऑल इंडिया में 6 वैक्सीन को अप्रूवल मिला है। खैर यूज़ तो हम 2 ही करते हैं, जिनमें से ज़्यादातर यूज़ हम लोग कोविशील्ड ही कर रहे हैं। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि अभी इंडिया में 77% जितने भी एलिजिबल जो एडल्ट थे 18+ थे उनको पूरी तरह से वैक्सीन मिल चुकी है, दोनों वैक्सीन मिल चुकी हैं। 95% को लोगों को कम से कम जो है एक वैक्सीन मिल चुकी है, ठीक है। और जितने लोगों को भी वैक्सीन मिली है उसमें से 86% लोगों को कोविशील्ड मिला है और बाकी 14% को कोवैक्सीन मिला है। तो ये तो हो गए कुछ कुछ आंकड़े। लेकिन इस आर्टिकल से ये जानना ज़रूरी है कि ये mRNA वैक्सीन बेसिकली होती क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग देखिए हमारे पास जो है 6 तरह की वैक्सीन होती हैं। पहली होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, दूसरी होती है लाइव अटेन्युएटेड, फिर ये देखिए ये वाली इंपॉर्टेंट है mRNA बेस्ड वैक्सीन, फिर होती है सब यूनिट, टैक्सोइड और वायरल वेक्टर वैक्सीन। थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या होता है, ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए तो फिर आपके पास जो है गूगल है, डॉक्यूमेंट आप ये पढ़ सकते हो। थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में देखिए इसके नाम ही लिखा हुआ है इनएक्टिवेटेड। तो इसमें जो है हम लोग डेडली मतलब डेड वायरस को यूज़ करते हैं। तो उस डेड वायरस का इंजेक्शन हम लोग अपनी बॉडी में लगाते हैं, इसे कहते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इसका जो इम्यूनिटी प्रोटेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं होता है, इसीलिए बार बार आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को इंड्यूस करने के लिए आपको बूस्टर डोज लगानी पड़ती हैं, क्योंकि एक डोज से काम नहीं चलता है, क्योंकि डेड है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कम इफेक्टिव होता है। और कई सारे केस में ये दिया जाता है, जैसे हेपेटाइटिस ए, फ्लू, पोलियो, रेबीज वगैरह। इसलिए तो पोलियो की दवाइयाँ बार बार दी जाती है ना, क्योंकि वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है। तो एक बार लगाने से लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन उसका नहीं मिलता। चलिए एक फिर हमारे पास होती है लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन। दोस्तों लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन में हम लोग जिंदा यानी कि लाइव वायरस का यूज़ करते हैं। तो लाइव वायरस को हम लोग अपनी बॉडी के अंदर इंड्यूस करते हैं। इससे होगा क्या, इससे आपकी बॉडी उस वायरस को आइडेंटिफाई कर सकती है, और फ्यूचर में जब वो आपके ऊपर अटैक करेगा तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बना सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी में पहले हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया है इसको आर्टिफिशियली। ये जिंदा होता है, हालांकि बहुत स्ट्रोंग नहीं होता, लेकिन जब हम लोग इसको लगवाते हैं तो थोड़ा सा साइड इफेक्ट नज़र आ सकता है, इसीलिए उतना ज़्यादा ये सेफ नहीं होता। सेफ तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी नुकसान की बात यह है कि वैक्सीन को ज़िंदा रखने के लिए आपको इस वैक्सीन को बहुत ही ठंडे जगह पे स्टोर करके रखना पड़ता है, मतलब सब ज़ीरो टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ता है। ये यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है। इसका मतलब तो स्टोरेज में थोड़ी प्रॉब्लम आती है इसकी, है ना, स्टोरेज वगैरह में।
तो ऐसी कंट्रीज जहाँ पे रेफ्रिजरेशन बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ पे इस तरह की वैक्सीन बेसिकली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। और बहुत सारी जगह पे इसका यूज़ किया जाता है, जैसे मीजल्स के केस में इसका यूज़ किया जाता है, चिकन पॉक्स के केस में, स्मॉल पॉक्स के केस में इसका यूज़ किया जाता है। और ये वैक्सीन ऐसी होती है ना दोस्तों, क्योंकि ये जिंदा है ना वायरस, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और एक बार ये वैक्सीन लगा दी ना, तो आपको लाइफ लॉन्ग के लिए प्रोटेक्शन मिल जाता है। बस एक टीका लगवाइए और ज़िंदगी भर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसे कहते हैं लाइव अटेन्यूएटेड। फिर ये आती है हमारे पास मैसेंजर RNA वैक्सीन, ऑल्सो कोड mRNA वैक्सीन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जो है वायरस को आपकी बॉडी में इंड्यूस नहीं करते, ना ही मरा हुआ और ना ही जिंदा। हम लोग क्या करते हैं, ये जो वायरस होता है, कोरोना वायरस की बात मैं कर रहा हूँ, तो कोरोना वायरस का अब ऐसा तो नहीं है कि कोरोना वायरस, सारा कोरोना वायरस आपको डिसीज देता है, नहीं नहीं। कोरोना वायरस के अंदर कुछ खास ऐसे स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं जो हमें बीमार करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे वायरस को बॉडी में इंड्यूस करने की बजाय उस खास प्रोटीन को आपकी बॉडी में इंड्यूस करते हैं। इसे कहा जाता है mRNA वैक्सीन। तो खास प्रोटीन को इंड्यूस किया जाता है, ये आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे वायरस किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, साइड इफेक्ट नहीं होता है। हालांकि ये जो वैक्सीन होती है, हो सकता है इसके लिए भी आपको बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट पड़े, लेकिन जब तक ये आपकी बॉडी में रहता है बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स कर देता है और एंटीबॉडीज भी आपकी बॉडी में डेवलप करता है। ये होती है mRNA वैक्सीन, और ये टेक्नोलॉजी काफ़ी नई है और काफ़ी इफेक्टिव भी है और सस्ती भी पड़ती है। ये एक बार अगर इसको बना लिया ना, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, इसीलिए जो है इसके बारे में बात चल रही है। और इंडिया की जो जिनोवा कंपनी है अभी इसको बनाने की तैयारी कर रही है। उसके अलावा एक हमारे पास होती है सब यूनिट रिकम्बेंडेंट पॉलीसैकेराइड और द कंजुगेट वैक्सीन। इसमें हम लोग वायरस के अलग अलग पार्ट से वैक्सीन बनाते हैं। कभी हम उससे प्रोटीन से बना सकते हैं, शुगर से बना सकते हैं, कैप्सिड से बना सकते हैं, बेसिकली अलग अलग पार्ट से बनाते हैं। इसका हम लोग यूज़ करते हैं हेपेटाइटिस बी में, वोपिंग कफ वगैरह हो जाती है, शिंगल्स में, कुछ बीमारियों में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसके लिए भी आपको बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये भी एक बार में लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन आपको नहीं देता है। एक होती है हमारे पास टॉक्सोइड वैक्सीन। तो टॉक्सोइड वैक्सीन में भी हम लोग वो चीज़ करते हैं जिसमें हम लोग जो हार्मफुल यानी कि जो टॉक्सिक जो जो कोई भी जर्म होता है ना, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजेंस वगैरह जो हमें बीमार करते हैं, तो उसके हम लोग टॉक्सिक पार्ट से जो है वैक्सीन बनाते हैं और आपकी बॉडी में उसको इंड्यूस करते हैं, ताकि वो आपकी बॉडी उसको आइडेंटिफाई कर ले। तो कुछ कुछ जो है वो इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो डायप्थीरिया वाले केसेस में, टेटनस वगैरह के केसेस में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आती है वायरल वेक्टर वैक्सीन आती है। वायरल वेक्टर वैक्सीन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे कोरोना वायरस की अगर हम बात करें, तो हम लोग कोरोना वाले वायरस को नहीं लेते हैं, हम लोग कोई सेकेंडरी थर्ड पार्टी वायरस को लेते हैं। थर्ड पार्टी वायरस को लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज करते हैं और उसको हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे अडीनो वायरस, इन्फ्लुएंजा अडीनो वायरस। तो जो अडीनो वायरस होता है मच्छरों के अंदर जो पाया जाता है, उस वायरस को हम लोग मॉडिफाई करते हैं। उसको मॉडिफाई करने के बाद आपकी बॉडी में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें थर्ड वायरस की हेल्प ली जाती है बेसिकली, जिसे कहते हैं वायरल वेक्टर वैक्सीन्स, ठीक है। कोविड के केस में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये जो होगी हमारी 6 टाइप ऑफ वैक्सीन। अच्छा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, इसको सेव करके रखें फ्यूचर के लिए। और एक्स्ट्रा डिटेल अगर आपको जाननी है तो गूगल वगैरह आप कर सकते हो, वहाँ से आपको बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा। चलिए अगला जो टॉपिक हमारे पास आता है दोस्तों, वो आता है मोर वीमेन गेट मैटरनिटी बेनिफिट। देखिए ये हम लोगों ने परसों भी किया था, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है ना, उसमें ये बताया गया था हम लोगों ने कि सरकार ने इसको किया है मॉडिफाई। पहले ये जो स्कीम थी ना, वो फर्स्ट बोर्न बेबी पे ही मिलती थी, फर्स्ट बोर्न। अब चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, डजेंट मैटर, अगर पहला बच्चा है तो उसको इसका बेनिफिट मिलता है। तो सरकार ने इसको मॉडिफाई किया। सरकार ने ये कहा कि जो सेकंड बच्चा होगा उसको भी हम लोग बेनिफिट देंगे, लेकिन वो बेनिफिट तभी मिलेगा जब सेकंड बच्चा क्या हो, वो गर्ल चाइल्ड होगा। तो बॉय चाइल्ड पे उसका हम लोग बेनिफिट नहीं देंगे। दूसरा, जो सेकंड बच्चा होगा ना, इसका जो बेनिफिट मिलेगा औरतों को, वो बच्चा पैदा होने के बाद मिलता है, पोस्ट डिलीवरी, प्री डिलीवरी नहीं मिलता है। तो इसी को लेके हम लोगों ने इसकी थोड़ी सी क्रिटिकली एनालिसिस किया था, है ना, कि ये क्यों होता है, इसका क्या नुकसान है, क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें किया था। अब इसी एडिशन में इस समय पार्लियामेंट के अंदर जो है एक सरकार की तरफ से बयान आया है, रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने कहा है कि जितना सरकार ने टारगेट रखा था, उस टारगेट से ज़्यादा महिलाएं इसका बेनिफिट उठा रही हैं, ये उन्होंने कहा है।
तो 2017 में दोस्तों ये स्कीम चलाई गई थी और इसमें क्या होता है, 5,000 रुपये दिए जाते हैं। ध्यान रखना ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, एक ही बार में नहीं दिए जाते हैं। और ये सीधा जो हमारी प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं उनके खाते में जाता है, तो उनके हस्बैंड के खाते में नहीं जाता, सीधा ही उनके खाते में जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट बोर्न जो बेबी होता है उसको ये दिया जाता है। और ये क्यों दिया जाता है, ये कंपनसेट करने के लिए दिया जाता है। देखिए जब बेबी पेट में होता है तो 3-4 महीने के लिए तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आखिर के 3-4 महीने में जो वीमेन है वो काम नहीं कर पाती हैं, है ना। तो उनको जैसे अगर वो कहीं कुछ काम करती हैं, खेत में करती हैं, दिहाड़ी करती हैं, कुछ भी करती हैं, तो उनको वो काम नहीं कर पाती हैं ऑब्वियसली। तो उस काम को कंपनसेट करने के लिए 5,000 रुपये दिए जाते हैं, लॉस ऑफ वेज। यहाँ पे ये आपने ध्यान रखना है कि उन वीमेन को नहीं दिया जाता जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में काम करती हैं या किसी पीएसयूज वगैरह में काम करती हैं, ये उनको नहीं दिया जाता है, आपने ध्यान रखना है। इस स्कीम के से पहले हमारे पास एक और स्कीम थी जिसे कहा गया था जननी सुरक्षा योजना स्कीम। उस स्कीम में 1,000 रुपये मिलते थे इंस्टीट्यूशनल बर्थ पे। इंस्टीट्यूशनल बर्थ का मतलब ये होता है कि जिन बच्चों की डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है उसको इंस्टीट्यूशनल बर्थ कहते हैं। तो सरकार ने क्या किया, इन दोनों को मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद अभी 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 5,000 रुपये दिए जाते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व योजना से, और 1,000 रुपया दिया जाता है जननी सुरक्षा योजना से। तो दोनों को मिला के 6,000 रुपये दिए जाते हैं। कैश बेनिफिट दिया जाता है, ठीक, कैश बेनिफिट जो है वो सीधा महिलाओं के खाते में ही जाता है। अब एक्टिविस्ट लोग जो है इसको अपोज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ये हम लोगों ने परसों वाले एडिटोरियल में कर लिया था। पहली बात तो इसमें ये कहा गया कि ये सिर्फ अब जो है हम लोग पहले बच्चे पे देंगे, है ना। तो ये भी गलत है, क्योंकि हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है ये कहता है कि ये सभी महिलाओं को मिलेगा, डजेंट मैटर पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, भैया जितने मर्जी बच्चे पैदा कीजिए आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा कौन कहता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। लेकिन ये स्कीम कहती है कि सिर्फ पहले बच्चे को मिलेगा, तो इसका मतलब ये कानून का उल्लंघन कर रहा है और ये स्कीम पूरी तरह से इलीगल है। तो ये बात हम लोगों ने परसों वाली एनालिसिस में भी किया था। तो आज का पूरा ये रिपीटेड टॉपिक था, तो जो स्टूडेंट नए हैं वो पुराने वाली एनालिसिस को जाकर जरूर देखें, या उस डॉक्यूमेंट को आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अदरवाइज तो इतना भी आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन इस स्कीम के अलावा हमारे कंट्री में और भी कई सारी स्कीम हैं जो कि बात करती है न्यूट्रिशन के बारे में और वीमेन की हेल्थ के बारे में। कौन कौन सी स्कीम है इसके बारे में आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा गूगल वगैरह करेंगे तो आपको बढ़िया से इजीली कंटेंट मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा कंटेंट अपनी नोटबुक में लिख लेना है फ्यूचर के लिए। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS जिसको बोलते हैं, पोषण अभियान चलाया गया है, कुटुंबश्री चलाया गया है केरला में, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको आप जाकर जरूर पढ़ें। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, एक ये योजना है, इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना आपके लिए इट वुड बी सफिशिएंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ हमारे पास आती है वो आती है एशियान को लेके। देखिए एशियान के अंदर दोस्तों 10 कंट्री होती हैं, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ है ये कौन बताएगा, ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर के भैया कहाँ है इसका हेडक्वार्टर। अब देखिए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को हम लोग रिव्यू करेंगे। देखिए रिव्यू करने का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट उनके साथ है, उसको हम अभी जस्ट रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शायद उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी रही होगी तभी तो रिव्यू करते हैं। अगर कमी नहीं होती रिव्यू करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हमारा ऑलरेडी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट उनके साथ है जो कि 2010 में ही हम लोगों ने उनके साथ साइन कर लिया था। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि एशियान के साथ जो है वो ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये है कि एशियान को हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए इस समय रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट पड़ी है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा कि हमारे का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 2011 में सिर्फ $5 बिलियन था, जो आज के समय में बढ़ के $10 बिलियन हो चुका है। इसका मतलब ट्रेड जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, और ये बैलेंस हो इसके लिए इसको स्टडी करना ज़रूरी है, तो इसको रिव्यू करना ज़रूरी है, जिसके लिए जो है उन्होंने ये बात बोली है कि हम इसको रिव्यू करेंगे। दोस्तों एशियान इंडिया का जो है 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया का सबसे टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, ठीक है। टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन है इंडिया का वो मुझे बताइए। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि आप इसको रिव्यू क्यों करना चाहते हो, पहली बात है क्योंकि ट्रेड डेफिसिट है, दूसरी बात इंडिया चाहता है कि इंडिया के प्रोडक्ट की एक्सेस और ज़्यादा बढ़े इन कंट्रीज में, उस एक्सेस के लिए भी इंडिया कर रहा है।
तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है काफ़ी चर्चा में रहता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक्चुअली दो या दो से ज़्यादा कंट्री के बीच में आपस में एक अग्रीमेंट होता है, जिस अग्रीमेंट के ये कहा जाता है कि हम लोग जब एक दूसरे की कंट्री से सामान को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर जो बैरियर्स होते हैं, ट्रेड बैरियर्स, उसको मिनिमाइज करेंगे, उसको बिल्कुल रिड्यूस करेंगे, ताकि एक दूसरे की कंट्री में जो सामान का फ्लो होता है वो लगभग फ्री हो सके। इसे कहते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो बस यही थोड़ा सा इसके बारे में था, और तो कुछ ज़्यादा था नहीं, छोटा सा टॉपिक था। खैर, अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर। आज का एडिटोरियल सेक्शन क्या कहता है? देखिए, वैसे पहले ही मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल होने वाला है। वैसे आज द हिंदू में जितने भी आर्टिकल्स आए हैं, एडिटोरियल्स आए हैं, वो सभी के सभी जो है पॉलिटिकल इन नेचर हैं, किसी ना किसी पॉलिटिकल लीडर्स ने लिखा हुआ है। लेकिन उनमें से जो मुझे सबसे थोड़ा इंपॉर्टेंट सा लगा, जिसमें हम लोग को चर्चा कर सकते हैं, तो ये बाकी मुझे यही लगा। हालांकि ये भी काफ़ी पॉलिटिकल है, अगर आप कुछ बातों से अग्री नहीं करते हो कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ सकते हो, लेकिन ओवरऑल एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सोशल जस्टिस की बात कही गई है। अब देखिए, सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है? पहली लाइन में ही इसकी डेफिनेशन आपको दे दी है मैंने। सोशल जस्टिस इज द इक्वल एक्सेस टू वेल्थ, अपॉर्चुनिटी एंड प्रिविलेज विद इन अ सोसाइटी। मतलब जो वहाँ पे वेल्थ होती है, जो अपॉर्चुनिटीज मतलब जो जॉब्स वगैरह होती हैं, एजुकेशन या किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी होती हैं, और जो प्रिविलेजेस वगैरह मिलते हैं, वो सभी को बराबर बराबर मिले, है ना। सबको इक्वल एक्सेस मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया अंबानी के बेटे को ज़्यादा एक्सेस है और एक रिक्शा चलाने वाले के बेटे को ज़्यादा कम एक्सेस है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके टैलेंट के हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। देखिए, जब सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी तो अपने टैलेंट को शो कर सकते हो, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी ही नहीं होगी तो कैसे शो करोगे, है ना। तो आपका जो पोटेंशियल है आप उसको कैसे जो है उसको दिखाओगे। तो इसे कहते हैं सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का बेसिकली मतलब होता है इक्वल सोसाइटी, जहाँ पे कोई कास्ट वास्ट नहीं होती है। ठीक है, तो जो लोअर कास्ट है उनके स्टेटस को आपने इंप्रूव करना है, उनको एजुकेशन देना है, उनको उनको स्किल देना है, और उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज देनी है। जो कि लोअर जो मतलब जो जैसे जो वीमेन हैं, है ना, लोअर कास्ट हैं, तो उनके स्टेटस को इंक्रीज करना है, बेसिकली उनके लिए काम करना है। दैट इज कॉल्ड सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस, ताकि उन तक भी सुविधाएं पहुंचे, अपॉर्चुनिटीज पहुंचे, वेल्थ पहुंचे, प्रिविलेज पहुंचे, उस वो होता है सोशल जस्टिस। अब बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा? बी आर अम्बेडकर जी ने ये कहा कि सोशल जस्टिस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि लोगों को पैसा मिले, जॉब मिले। नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। सोशल जस्टिस का मतलब ये भी होता है कि उन लोगों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है ना, ताकि अपनी आवाज़ को वो पॉलिटिकली भी पार्लियामेंट में भी उठा सकें। जो मार्जिनलाइज ग्रुप है हमारे, है ना, जो मार्जिनलाइज्ड जैसे लोअर कास्ट हो गया, है ना, एससीज हो गए, एसटीज हो गए, ओबीसीज वगैरह हो गए, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको सोशल जस्टिस अचीव करना है। तो सिर्फ पैसे से काम नहीं चलेगा, सिर्फ वेलफेयर से काम नहीं चलेगा कि ठीक है आपको राशन दे दिया, चावल दे दिया, गेहूं दे दिया, आपका आधार कार्ड बनवा दिया। नहीं नहीं, इतना काफ़ी नहीं है सोशल जस्टिस के लिए। उसके लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है, ऐसा अम्बेडकर जी ने कहा था। अम्बेडकर जी के बाद में यही सेम चीज़ किसने कही? कांशीराम ने कही। कांशीराम को आपको पता ही है ना, बीएसपी जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसके जो फाउंडर थे, तो मतलब कहीं ना कहीं उनसे शुरुआत हुई थी। तो कांशीराम जी ने भी हमेशा लोअर कास्ट जो है उनके भलाई के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए और उनके इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने बात कही। तो अम्बेडकर जी के बाद इन्होंने भी सोशल जस्टिस के बारे में बात कही गई। ठीक है, ये तो चीज़ें हो गई। कहते हैं यूटिलाइज द आइडिया ऑफ द सोशल जस्टिस टू हाईलाइट द ओप्रेसिव कास्ट हायरार्की। कास्ट हायरार्की का मतलब होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उनके अंदर भी बहुत सारी कास्ट होती हैं। तो कास्ट हायरार्की मतलब यही है कि भैया मेरी कास्ट ऊंची है, तुम्हारी कास्ट नीची है, इसे कास्ट हायरार्की बोलते हैं। और कास्ट हायरार्की की वजह से हमारी कंट्री में जो लोअर कास्ट है उनको बहुत ज़्यादा रिप्रेस किया जाता है, उनको दबाया जाता है, कुचला जाता है। ठीक है, जिससे सोशल जस्टिस नहीं अचीव हो पाता। तो ये जो है थोड़ा सा आपके यहाँ पे सोचना पड़ेगा, कांशीराम अम्बेडकर जी जो है वो किस बारे में बात कर रहे हैं फॉर द सोशल जस्टिस। अब ये हो गया। तो अभी प्रेजेंट केस में क्या सिनेरियो चल रहा है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है इसको कैसे यूज कर रही है, वो यहाँ पे जो है एक देखने वाली बात है। देखिए कांशीराम जी ने कहा था कि जो आज देखिए, कांशीराम जी से पहले हमारे कंट्री में जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो ज़्यादातर हायर कास्ट के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। तो जो हायर जो एलीट क्लास होती हैं,
और जो कास्ट होती हैं डेफिनेटली वो बहुजन समाज के लिए, लोअर तबके के लिए के तो काम नहीं करेंगी। तो इन्होंने कहा कि एक बहुजन दलित एक कलेक्टिव, एक पॉलिटिकल आवाज उठाई जाए, जिससे जो पॉलिटिकल रूलिंग क्लास, जो इलीट क्लास है, उसको रिप्लेस किया जाए और हमारी आवाज़ को भी पार्लियामेंट में पहुंचाया जाए, ऐसा उन्होंने प्रपोज किया। ठीक है, जैसे अगर आप प्रेजेंट की अगर बात करो, जैसे एसपी है, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, ये लोग जो हैं इसीलिए इनको बनाया गया था। इनका बनाने का पर्पस एक्चुअली यही था कि जो दलित बहुजन समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनका उत्थान किया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जो दलित पार्टीज हैं, जो लोअर कास्ट इंडिया में पार्टीज बनाई गई हैं, वो भी सभी कास्ट के लिए काम नहीं कर रही हैं। जैसे इस एडिटोरियल में बताया गया है कि जैसे जो बीएसपी है ना, ये किसी खास कास्ट के लिए ज़्यादा काम करती है, और जो सपा है जैसे ये यादव के लिए काम करती है, बीएसपी जो है वो जाटव के लिए काम करती है, जाटव कास्ट के लिए। तो ये कहा गया कि भैया ये जो लोअर, जो मतलब सोशल जस्टिस के बेसिस पे जो कास्ट पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई हैं, कम से कम आप तो सभी के लिए काम करिए। लेकिन वो भी नहीं हो पाता। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज का मेन मुद्दा एक ही है कि लोअर कास्ट को ऊपर लेके जाना है, बैकवर्ड कास्ट को ऊपर लेके जाना है। उसके बावजूद भी आपस में कोलैबोरेट नहीं करते हैं, इनके बीच में बहसबाजी चलती रहती है ना। वो जो है यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में बताया गया है कि जिसकी वजह से जो सोशल जस्टिस का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है। अब उसमें फ़ायदा कौन उठाता है? उसमें फ़ायदा उठाता है जो राइट विंग जो पार्टीज होती हैं, है ना, राइट विंग जो पार्टीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो कास्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर देती हैं और कास्ट को रिलीजन से रिप्लेस कर देती हैं, रिलीजन से, है ना। कि जैसे जो हमारी लोअर कास्ट होती हैं, एससी जो होती हैं, कास्ट वगैरह होती हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी जो कल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं वो हिंदू रिचुअल से बिल्कुल ओवरलैप करती हैं, है ना। इनको हिंदू कंसिडर किया जाता है। तो ये राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी इनको एज अ कास्ट ना देख के इनको एज अ हिंदू ग्रुप देखती है, और इनसे वादे भी ऐसे किए जाते हैं, हिंदूज के लिए वादे किए जाते हैं ना, हिंदू रेनेसांस के लिए वादे किए जाते हैं, लोअर कास्ट को इग्नोर वगैरह करके, जिसकी वजह से जो सोशल जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं एकदम पीछे दब के रह जाता है, क्योंकि एक नया आइडेंटिटी इनके लिए ऊपर थोप दिया जाता है। ऐसा ही एडिटोरियल के अंदर कहा गया है, जिसकी वजह से यूपी के अंदर भी आप देखिए तो ये जो लोअर कास्ट वाली पार्टीज हैं, बसपा है, सपा है, ये वो जो है पावर में भी नहीं आ पाती, और जो वहाँ की जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो वोट शेयर ज़्यादा ले जाती हैं, क्योंकि ये सोशल जस्टिस वाले कॉन्सेप्ट को उन्होंने रिलीजन से रिप्लेस कर दिया। ये थोड़ा इसके अंदर बताया गया है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? अब ये प्रॉब्लम तो है यहाँ पे, है ना। कर क्या सकते हैं? हम करने के लिए यही करना पड़ेगा कि जो हिंदुत्वाज हेजेमोनिक जो कल्चरल पॉलिटिक्स है, इट कैन बी डिफीटेड बाय री इन्वेंटिंग द आइडियोलॉजी ऑफ द सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको दोबारा से री इन्वेंट, री डिस्कवर करने की जरूरत है, ताकि लोगों को ये बातें समझ में आए। ठीक है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज जैसे बसपा, सपा वगैरह, ये जो सोशल जस्टिस के ऊपर बनी हुई है ना, इनको भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो किसी एक खास कास्ट के ऊपर फोकस ना करके सभी जो लोअर कास्ट हैं, जो लोअर तबका है सोसाइटी का, उसको ऊपर उठाने के लिए बात करनी पड़ेगी रादर देन पर्टिकुलर कास्ट। तो ये कुछ इन्होंने इसके अंदर बातें कही गई हैं। ठीक है, चलिए। को पॉलिटिकल था थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, मैंने ज़्यादा पॉलिटिक्स में घुसा भी नहीं, मैं जितना हो सका उसको अवॉइड करने की कोशिश ही किया। खैर, अब देखते हैं कल के एमसीक्यूज के बारे में, जिसमें सभी बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस दिया। बहुत जो है पार्टिसिपेट करते हो आप लोग, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं देख रहा हूँ कि जो स्टूडेंट लगातार एनालिसिस देख रहे हैं उनके अंदर कितना इंप्रूवमेंट हो गया है, उनके तरीके, लिखने का तरीका, उनका पार्टिसिपेशन, और डेफिनेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा धीरे धीरे, क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ों का जो है धीरे धीरे पता लग रहा है। अगर आप मेरी बात से अग्री करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ताकि फ्यूचर में आपके लिए और बढ़िया कंटेंट हम लेके आते रहें। और जो है प्रेप आईएएस को एक थैंक यू तो बोल ही सकते हो, क्योंकि इतना शानदार कंटेंट इतना मेहनत करके लिए आपके लिए लेके आते हैं ना। और हमेशा प्रेप आईएएस ने आपसे वादा किया है कि हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, और एक्सप्लोटेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत सारे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, और क्वालिटी जो है वो ज़ीरो देते हैं। देखिए, पैसा बनाने में दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आपको सर्वाइव तो करना ही है, क्योंकि उसके बिना फिर आप लॉन्ग टाइम सस्टेन नहीं कर पाते हो। लेकिन दिक्कत एक्सप्लोइटेशन की है ना। क्वालिटी देते हैं आपको एकदम घटिया, और पैसा लेते हैं आपसे एकदम हाई हाई क्वालिटी। तो ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो जाती है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे। तो जिसको हम लोग
बिल्कुल भी इस फिलोसफी में बिलीव करते ही नहीं है। आपके लिए बढ़िया कंटेंट लेके आते हैं, जेन्युइन कंटेंट लेके आते हैं, फालतू कोई कंटेंट हम लेके नहीं आते, ताकि आप अपनी तैयारी पे कॉन्सेंट्रेट पूरी तरह से कर सकिए। चलिए, तो कल हम लोगों ने दोस्तों कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे किए थे, उस एमसीक्यूज को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है वो एमसीक्यूज और किस तरह से काम करता है। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली के नहीं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिनको हम लोग, जो हम मतलब बेसिकली हमारे एमएलएज होते हैं, जिनको हम लोग डायरेक्टली चुन के भेजते हैं, इलेक्ट करके भेजते हैं, वो तो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। उसके अलावा जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो भी, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं, इलेक्टेड भी होते हैं, तो ये दोनों लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो लोकसभा राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो तो करते ही करते हैं। उसके अलावा हमारे जो स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो हमारे एमएलए हैं, वो भी करते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले नहीं करते, लेजिस्लेटिव असेंबली वाले करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा जो हमारी यूनियन टेरिटरी है जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी, ये इसके जो इलेक्टेड मेंबर भी करते हैं, और फ्यूचर में जब जे.एंड.के वाले आएंगे तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो चलिए, हु हैज़ द पावर टू डिक्लेयर द एरिया एज अ शेड्यूल एरिया। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है। व्हाट इज ट्रू अबाउट द मनी बिल। मनी बिल देखिए, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना उसको आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन उसके लिए ज़रूरी होती है, और इसको दोनों हाउसेज में नहीं किया जा सकता इंट्रोड्यूस। इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही ओरिजिनेट होता है, वहीं पे इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। वैसे भी राज्यसभा के पास जो है मनी बिल को लेकर कोई खास पावर होती नहीं है। तो योर स्टेटमेंट ओनली ए इज करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिटेल्ड क्वेश्चन है। कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। तो गवर्नर ऑफ स्टेट देखिए कहता है ही और शी होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑफ कोर्स जो गवर्नर होता है वो सेंटर का एजेंट होता है और प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट विद नो टू स्टेट्स हैविंग। नहीं, ऐसा नहीं है, दो स्टेट का भी एक गवर्नर हो सकता है। हरियाणा और पंजाब के गवर्नर जो है एक ही हो। बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हो। तो ये स्टेटमेंट जो है कि पूरी तरह से इनकरेक्ट हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। ऐसी नहीं है, उसके लिए क्वालिफिकेशन होता है, उसके लिए एज वगैरह होती है। तो आप जो है उसको भी यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा डिटेल में मैं यहाँ पे गया हूँ, तो डिटेल में अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से जाके भी उसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिफिकेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन के अंदर टॉपिक है वो आप यहाँ पे उसको कवर कर सकते हो। देखिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज होनी चाहिए 35। शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। अब ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। देखिए, जो गवर्नर है वो जब गवर्नर बन जाते हैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनको जो है रिजाइन अपनी करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले वो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो सकते हैं। तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है उनके पास कि वो नहीं होना चाहिए पहले, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफ कोर्स, तो ऐसा तो नहीं होता कि वो भैया गवर्नर भी हैं और वो जो है वो कुछ और ऑफिस भी है उनके पास सरकार के अंदर। नहीं, अगर वो कोई गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो उसको होते हुए आप दूसरी पोस्ट नहीं ले सकते जिसमें आपको सैलरी मिलती है। तो ये जो है एक जो है स्टेटमेंट हो जाती है। तो आपका दोनों स्टेटमेंट हो जाएंगी ऑप्शन 1 एंड 3। ठीक है, तो यूर 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट एंड 3 इज करेक्ट। 1 एंड 3 इज योर ऑप्शन। तो जितने बच्चों ने सही किए थे सारे के सारे क्वेश्चन, वो एक बार थम्स अप दिखा दें कमेंट सेक्शन में, पता चल जाएगा मुझे कि किसके क्वेश्चन, क्योंकि हर स्टूडेंट के कमेंट तो मैं जाके नहीं पढ़ पाता किसके सही हैं या गलत हैं, है ना। वो तो हम लोग टेस्ट सीरीज में कर ही रहे हैं, और लेकिन आप थम्स अप करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, कितने क्वेश्चन गलत थे। ठीक है, चलिए आज का जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है टॉपिक्स अंडरस्टैंडिंग द न्यू सेंट्रल मीडिया अक्रेडिटेशन गाइडलाइंस। देखिए, ये ना काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और आने वाले समय में इसमें बहुत हंगामा होने वाला है कुछ हफ्तों में। बता रहा हूँ मैं आपको क्यों, देखिए न्यूज़ में क्यों है, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जो जर्नलिस्ट लोग होते हैं दोस्तों, जो जर्नलिस्ट होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे जर्नलिस्ट जो है एक्रीडिटेड नहीं होते। एक्रीडिटेड का मतलब ये होता है कि जिनको सरकार से मान्यता प्राप्त होती है, बेसिकली उसको एक्रीडिटेड बोलते हैं। तो अगर किसी भी जर्नलिस्ट को सरकार से मान्यता प्राप्त होती है तो वो गवर्नमेंट ऑफिस को एक्सेस कर सकता है। जो जैसे सरकार को स्पेशल इवेंट वगैरह करती है वहाँ पे भी उनको जाने का इन्विटेशन मिलता है, तो वो वहाँ पे भी जाके जा सकते हैं। अब ये किनको मान्यता मिलती है,
ये जो है थोड़ी सी यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए। तो ये उनको मान्यता मिलती है जो उन न्यूज़पेपर वगैरह के लिए काम करते हैं जिनकी कम से कम रोज जो है वो 10,000 कॉपियाँ बिकती हैं, या ऐसी न्यूज़ एजेंसी होती हैं जिनके कम से कम 200 सब्सक्राइबर्स होते हैं, या फिर कुछ ऐसे जो डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके 10 लाख जो है यूनिक विजिटर्स होते हैं। तो वो जर्नलिस्ट जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है? पीआईबी, प्रेस एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस और इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर जो है उनको अप्लाई करना पड़ता है। तो उसको अप्लाई करने के बाद उनको एक जो यहाँ से आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है और उनको एक्रेडिट मिल जाता है। तो उनकी जो प्रोफाइल्स वगैरह होती हैं उसके ऊपर वो लिख सकते हैं कि भारतीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। तो ये एक बड़ी अच्छी मान्यता होती है। लेकिन सरकार ने ये कहा, अभी एक गाइडलाइन इशू की, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी जर्नलिस्ट जो कोई ऐसी रिपोर्टिंग करता है जो कि हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के अगेंस्ट में हो, सोवरेनिटी के अगेंस्ट में हो, इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में हो, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट में हो, तो उनकी मान्यता हम लोग रद्द कर सकते हैं। ठीक है, उनको जो है जो एक्रेडिशन हम लोगों ने दिया था वो खत्म कर सकते हैं एक बार में 5 साल के लिए। तो 2 से लेके 5 साल के लिए उनकी एक्रेडिशन खत्म हो जाती है। अगर सरकार को ऐसा लगता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर सरकार को लगता है, इफ गवर्नमेंट थिंक्स दैट दिस पर्सन इज threatening India's security sovereignty, then this accreditation can be cancelled for 2 to 5 years। अब लग तो भैया कुछ भी सकता है ना। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट सरकार ने रूल बताया नहीं है, क्योंकि ये जो सरकार ने टर्म यहाँ पे यूज़ किया है ना वो सीधा आर्टिकल 19(2) से उठा ली है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले से। जो वहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस दे रखी है ना वही डायरेक्टली सरकार ने यहाँ पे बता दिया। लेकिन सरकार ने ये नहीं कहा कि भैया कौन सी ऐसी चीज़ है जो सिक्योरिटी को खतरा पैदा करती है। अब मान लो किसी जर्नलिस्ट ने सरकार के अगेंस्ट में कुछ लिख दिया, या फिर उसने कोई ऐसी खास रिपोर्टिंग कर दी, मान लो उसने करप्शन की ही रिपोर्टिंग कर दी, तो सरकार तो बोलेगी ना कि भाई ये तो मेरी सोवरेनिटी के अगेंस्ट में है। मान लो राफेल के अंदर करप्शन हुआ और किसी जर्नलिस्ट ने उसको रिपोर्ट कर दिया, इन्वेस्टिगेशन किया और उसको रिपोर्ट कर दिया, तो सरकार कहेगी अरे ये तो तुमने हमारी सोवरेनिटी के अगेंस्ट में कर दिया, चलो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल। तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, है ना। मैटर ऑफ कंसर्न तो है ही, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया की जो प्रेस फ्रीडम है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है रैंक। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये एक पेरिस में बेस्ड एक संस्था है जिसने जो है इंडिया का रैंक कितना है 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्म कर रहे हैं, और इस तरह की गाइडलाइन अगर सरकार आएगी तो डेफिनेटली फ्यूचर में इंडिया का रैंक और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है ना। तो ये जो जो पूरा फ्रीडम है प्रेस का भैया वो इससे पूरा थ्रेटन हो गया है। ऐसे तो जर्नलिस्ट लोग काम ही नहीं कर पाएंगे, वो बेचारे डर डर के ही जीते रहेंगे। यार मैंने कोई जर्नल ऐसी कोई रिपोर्टिंग कर दिया, कोई ऐसा वो कर दिया तो मेरे तो खतरा आ जाएगा। खासकर वो जर्नलिस्ट जिनको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहा जाता है, जो मैटर की खुद इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, वो तो उनको वो तो कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये जो तो है यहाँ पे थोड़ा सा देखना रहेगा। उसके अलावा कुछ ऐसे न्यूज़ पोर्टल्स हैं जिनको लेके सरकार ऑलरेडी प्रेजुडाइज्ड है, जो कि जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे दूं, जैसे मान लो एनडीटीवी है ना, ये जो है मोस्टली एंटी एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग करते हैं, तो इनके इनके जर्नलिस्ट के ऊपर सरकार को खास नज़र रहेगी, तो उनके लाइसेंस वगैरह कैंसिल हो सकते हैं। तो ये बहुत ही एक उन्होंने बना दिया है। और सरकार क्या करने वाली है, एक सेंट्रल मीडिया अक्रेडिटेशन कमेटी बनाएगी, जिस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहेगी कि वो देखेगी भैया कौन सी रिपोर्टिंग जो है वो सही है, कौन सी रिपोर्टिंग नहीं है। तो इससे जो है मीडिया को कंट्रोल करने की और जर्नलिस्ट को जो है थ्रेटन करने की, कहीं ना कहीं उनके करियर को पूरी तरह से जेपरडाइज करने की यहाँ पे एक कोशिश है सरकार की, जो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की भी जा रही है। देखना रहेगा कि सरकार इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करती है आने वाले समय में, या कोर्ट वगैरह इसके ऊपर क्या स्टैंड लेता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आज के आर्टिकल्स वगैरह तो बस यही थे, कुछ एडिशनल आर्टिकल भी आपके पास हैं। तो क्वाड के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना टॉपिक है, घिसा पिसा टॉपिक है, अभी इसको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो ये पढ़ सकते हो, वैसे तो ये भी कोई खास नहीं है, क्योंकि कृषि के वगैरह के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। कृषि जो है वो एक रेटिंग एजेंसी है बेसिकली। तो इस समय हमारे बजट में हम लोगों ने किसके ऊपर फोकस किया है, केपैक्स। केपैक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इन्होंने कहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर दूर से देखने में काफ़ी एक अच्छा कदम लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में उतना है नहीं, उसको थोड़ा पढ़ सकते हो। एक्सपर्ट स्ट्रेस ऑन द अवेयरनेस ऑफ द सेफर डिजिटल इकोनॉमी, ये आप पढ़ सकते हो कि डिजिटल इकोनॉमी को सेफ कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। जज मस्ट नॉट बी स्वेड इन फेवर ऑफ द डेथ पेनल्टी, ये कोई खास मुझे लगा नहीं था। इसके डेथ पेनल्टी के बारे में एडिटोरियल वगैरह हम लोग कई बार कर चुके हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला आप जो है पढ़ सकते हो, ठीक है। इनकोइस कैरीज आउट कोस्टल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, इसमें जो इंडिया में अलग अलग कोस्टल स्टेट्स हैं
उनको कितना खतरा है, वो कितने वल्नरेबल हैं, उसके बारे में ये टॉपिक बताया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अदरवाइज अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है इसको डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोले बिना मत जाएं। लाइक वीडियो को ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल एक नई एनालिसिस के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।